नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द पॉलिटिकल क्लासेस में। आज हम बात करेंगे एम.एन. रॉय के बारे में, जिनकी आज बर्थ एनिवर्सरी है। 21 मार्च को एम.एन. रॉय का जन्म हुआ था। इनका जो ओरिजिनल नाम था वो है नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य और ये बॉर्न हुए थे अरबेलिया इन वेस्ट बंगाल में इनका जन्म हुआ था। इसी के साथ साथ लीडर ऑफ इंडियाज़ कम्युनिस्ट अंटिल द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, एक तरीके से ये कम्युनिस्ट लीडर के रूप में बहुत ही जाने जाते थे। इन 1916 में ही रीच सैन फ्रांसिस्को वेयर ही चेंज हिज नेम टू मानवेंद्र नाथ रॉय, मतलब कि इन्होंने अपना नाम जो था वो सैन फ्रांसिस्को जाके एक तरीके से चेंज किया। उसके बाद इन 1919 यानी 1919 में रॉय हेल्प फाउंड द मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी। उन्होंने क्या किया, मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी को की शुरुआत की और बाय द एंड ऑफ 1926 तक ही वॉज पुट ऑन द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल कैमिट्रेन व्लादिमीर लेनिन। ये क्या हो गए थे, एक तरीके से एग्जीक्यूटिव कमेटी जो थे उसके बन चुके थे, एग्जीक्यूटिव बन चुके थे उस पूरे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के एक बहुत ही बड़े पद पर। ये देखिए 1919 में इन्होंने शुरू किया और आगे बढ़ते बढ़ते ये एक तरीके से 1926 तक एक एग्जीक्यूटिव के पद पर पहुंच चुके थे। इन सितंबर 1929 ही वॉज एक्सप्लेन्ड फ्रॉम द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, यानी इनको एक्सपेल्ड कर दिया गया, इनको हटा दिया गया कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से। और उसके बाद इनके जीवन में क्या मोड़ आता है वो हम देखते हैं। ये उनके कुछ मेन पॉइंट्स थे नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य, जिनको कि हम मानवेंद्र नाथ रॉय यानी एम.एन. रॉय के नाम से जानते हैं। कैसे उनके शुरुआती दिन थे और कैसे उन्होंने अपने आप को अपने एक लीडर के रूप में खुद की शुरुआत की। ठीक है, फ्रॉम 1936 to 1944 in 1936 यानी इन 1936 इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय कांग्रेस को जो थी उनको ज्वाइन किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी उसको ज्वाइन किया। एंड उसके बाद क्या हुआ कि 1940 में रॉय ने क्या किया कि कांग्रेस को वो छोड़ देते। ठीक है, इन 1939 रॉय फॉर्म द रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, यानी कि उन्होंने एक अलग से अपनी खुद की एक पार्टी बनाई। और उसके बाद एम.एन. रॉयज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया ए ड्राफ्ट वॉज पब्लिश्ड इन 1944। एम.एन. रॉय ने एक अलग से अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्री इंडिया की बात करना शुरू की और एक अलग सा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसका ड्राफ्ट उन्होंने 1944 में पब्लिश करने की बात कही। जब हम एम.एन. रॉय की बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो एक टर्म उनके साथ जुड़ता है कम्युनिस्ट के साथ साथ नव मानववादी यानी न्यू ह्यूमनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो जुड़ता है। इन 1947 रॉय पब्लिश न्यू ह्यूमनिज्म ए मैनिफेस्टो अकॉर्डिंग टू रॉय। ठीक है, जैसे मार्क्स ने अपना एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बनाया था उसी तरीके से रॉय भी अपनी एक नई जो मैनिफेस्टो है वो बनाते हैं। एंड ह्यूमनिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, रॉय गिव्स एन इम्पॉर्टेंट प्लेस टू ह्यूमन will as a determining factor in history and emphasizes the role of idea in the process of social evolution। रॉय का मानना क्या है, एम.एन. रॉय क्या मानते हैं कि जो ह्यूमन है, मानव जो है, मानव का एक बहुत ही ज़रूरी एक हिस्सा है। मानव एक बहुत ही ज़रूरी रोल प्ले करता है आपके पूरे ऐतिहासिक तत्वों में, और जहाँ से आपका हिस्ट्री शुरू हुई है उन हर एक तत्वों में मानव जो है वो बहुत ज़रूरी है। उसके आइडियाज़, उसके रोल, उसने कैसे एक कोई नई चीज़ बनाता है, कोई इन्वेंशन करता है, उसमें एक तरीके से मानव का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। और वही जो प्रोसेस है, जो उसका रोल जो है, उसके आइडियाज़ का जो जनरेशन है वो उसको सोशल इवोल्यूशन यानी सामाजिक उद्विकास को बढ़ाता है। और सामाजिक उद्विकास को बढ़ाने का मतलब है वो पूरे समाज को बढ़ा रहा है। तो रॉय यहाँ पे कहते हैं कि जो मानव है, मानव एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एंड वी हैव टू see them and also we have to cherish them। Then अलग चीज़ क्या है, according to Roy the materialism of Marx was dogmatic and unscientific and neglected the creative role of the human subject। यानी जो रॉय है, रॉय मार्क्स का क्या मानना है कि जो मार्क्स है उन्होंने क्या किया कि उनका जो मेन मटेरियल पे वो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और इस तरीके से मटेरियलिस्टिक व्यू होने के कारण वो बहुत ही अनसाइंटिफिक व्यू से क्या करते हैं,
अवैज्ञानिक तरीके से पूरी तरीके से जो मानव का एक जो रोल है, क्रिएटिव रोल है, मानव जो अपना रोल एक दर्शाता है, उसको वो क्या करते हैं, बुजुर्ग और क्या कहते हैं कैपिटलिस्ट जो रहते हैं उन दोनों में बांट के रख देते हैं। बल्कि यहाँ पे क्या ह्यूमन का जो एक रोल है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। एंड जो ह्यूमन है, ह्यूमन के जो क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, जो क्या कहते हैं, जो उनका जो वर्क है, हर हमेशा कुछ नया नया इन्वेंट करने की जो एक सोच है, हमें हमेशा उसका क्या करना है, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। मार्क्स जिसको सम्मानित करने में एक तरीके से हट गए, उन्होंने एक तरीके से दरकिनार कर दिया इन सभी चीज़ों को। तो ये था एम.एन. रॉय का न्यू ह्यूमनिज्म यानी नव मानववाद। आगे बढ़ते हैं। तो इनके मेन वर्क्स जो हैं, जो सबसे मेन वर्क्स जो कभी कभी पूछे जाते हैं, तो इंडिया इन ट्रांजिशन जो कि 1922 में हुआ, देन द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स 1929 में, हिस्टोरिकल रोल ऑफ इस्लाम इन 1939, फ्रॉम सेवरेजी टू सिविलाइजेशन 1940 में, पॉवर्टी एंड प्लेंटी जो कि 1944 में, रेवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन इन चाइना 1946 में, न्यू ओरिएंटेशन 1946 में, बियॉन्ड कम्युनिज्म 1947 में, न्यू ह्यूमनिज्म ए मैनिफेस्टो 1947, जिसके बारे में जनरली पूछा जाता है कि ये किसकी बुक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि नव मानववाद के जो जनक है उनके रूप में किसको जाना जाता है, एम.एन. रॉय को जाना जाता है। रीज़न, रोमांटिसिज्म एंड रिवोल्यूशन जो है वो 1952 में एम.एन. रॉय की जो है कृति है वो है। तो ये इनके मेन वर्क्स हैं जिनके बारे में पूछा जाता है। तो ये था, हम लोगों ने एम.एन. रॉय के बारे में आज पढ़ा, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे पढ़ा, एक तरीके से कैसे वो एक कम्युनिस्ट लीडर के रूप में उभरे और फिर उन्होंने एक तरीके से एक टाइम के बाद क्या होता है कि उनमें कुछ चेंज आता है और वो नव मानववाद की जो परिकल्पना है वो हमारे समक्ष रखते हैं। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर योर एग्जाम्स, फॉर योर future.